वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं तैयारी जीत की। आपके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की है और आप लोग आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान या सामान्य परिचय के बारे में। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आप लोग आ गए हैं तो सेटिंग कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक जब तक सब आ जाते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप नए आए हैं और अभी आप नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की यहाँ पर। तो ये तो हुआ हमारा एडवर्टाइजमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपकी भलाई की बात कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे पीडीएफ की तरफ। लगभग 28 पेज का आज हम बात करने वाले हैं। आपके लिए कुछ तैयारी की है हमने। लगभग 28 पेज का कुछ पीपीटी तैयार हुआ है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते, हम समय बिल्कुल ख़राब ना करते हुए आज हम जो बात करने वाले हैं, देखिए आज हम अपने इस वीडियो में क्या बात करेंगे उसके बारे में हमने आपको थोड़ा ब्रीफ कर लेते। देखिए, राजस्थान की जो शासन और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि शासन और प्रशासन संबंधी जो बेसिक डिटेल है वो आपको आनी चाहिए। राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन प्रथम व्यक्ति हैं और कौन किस पद पर रहे हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के जो उपनाम हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके कुछ उपनाम होते हैं, इसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या उपनाम होते हैं। राजस्थान राज्य के प्रमुख नगर एवं उनकी स्थापना करने वाले जो संस्थापक हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनकी स्थापना जो करने वाले संस्थापक है वो कौन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान की झीलों के बारे में। देखिए, राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें हैं, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें। ये सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नोटबुक आपने ले रखा है, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इस वीडियो की तरफ। तो एक बार आप कमेंट करके बता दें कि आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी आवाज़ अगर आपको एकदम क्लियर से आ रही है या फिर और लाउड करने की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। पहले से खांसी अभी तक 2 सप्ताह हो गए हैं मेरे को, और ये बोल बोल कर अभी तक मेरी खांसी रुकी नहीं है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी इस श्रृंखला की तरफ। देखिए, राजस्थान की शासन और प्रशासन संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। आप अगर नोटबुक में नोट करते हैं, राइट डाउन कर रहे हैं अगर वीडियो के साथ में, तो मैं आपको बहुत ही स्लो ले जाने वाला हूं। और अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं, केवल आप हियरिंग करते हैं, केवल आप सुनते हैं, और सुनने के बाद अगर आप इस पीडीएफ से नोट कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर ये पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, मेरे पास और भी कमेंट्स आए थे। तो देखिए, प्रगति एजुकेशन 24, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप पहले मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, और वहाँ से फिर आप सर्च करेंगे तो आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो चैनल है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये सारा पीडीएफ ले सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगी। दोनों जगह पे आपको नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि आपको मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए चलते हैं हम राजस्थान की शासन और प्रशासन संबंधी जानकारी। राजस्थान में जिलों की संख्या, जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन जिलों की अगर मैं बात करूं तो जिले आपको बखूबी पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो 33 जिले जो है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में नगर पालिका जो है, नगर पालिका उनकी संख्या कितनी है। देखिए, 17 नगर पालिकाएं 2021 में बनाई गई थी, टोटल 213 अभी है। यानी कि गहलोत सरकार ने 2021 में 17 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया, जिसके बाद राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर 213 हो गई है। बता दें कि देखिए, प्रदेश में 17 नगर पालिकाओं के और जुड़ने के बाद प्रदेश में 213 नगरीय निकाय हो गए हैं, जिसमें 10 तो नगर निगम है आपके, और 35 नगर परिषद हैं, और 168 आपकी नगर पालिका है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए जहां हमको ब्रीफ करने की जरूरत लगी है कि इसको हमको ब्रीफ करना चाहिए, वहां पे हम लोगों ने आपके लिए ब्रीफ किया है। तो ये डिटेल आप याद रखें, और ऑब्वियस आपको केवल काउंटिंग याद रखना है और इस ब्रीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये 213 कहाँ से हो गई है। ठीक है, जो नई 17 नगर पालिका बनी 2021 में, उसके बाद की डिटेल है ये। और राजस्थान में संभागों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में जो संभाग है 7 संभाग है, आप सभी को पता है, सभी जो संभाग हैं उनके। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित गुरु शिखर है, जो सिरोही जिला है उसके अंदर स्थित है, और उसकी मैं ऊंचाई की बात करूं तो 1722 मीटर। आपने स्कूलों में पढ़ ली है ये चीजें, ठीक है। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च राजस्थान का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है, और जो गुरु शिखर है वो जो सिरोही के अंदर स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? देखिए राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो है वो है माउंट आबू, और ये भी कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। मैं पहले वाले वीडियो में आपको माउंट आबू के बारे में जिक्र कर रहा था, बहुत अच्छी जगह है उदयपुर, और माउंट आबू के बारे में मैं आपको बता रहा था। आपने अगर ये दोनों जगह नहीं देखी है तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो है माउंट आबू, और आर्द्र जिला है। देखिए स्थान और जिला दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए अगर कहीं पे आ जाता है कि आर्द्र स्थान कौन सा है, तो स्थान तो है आपका माउंट आबू जो सिरोही जिले में पड़ता है, और राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो है झालावाड़, ठीक है। आर्द्र स्थान माउंट आबू और आर्द्र जिला है आपका झालावाड़, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक गर्म जिला है, उसकी बात अगर मैं करूं कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो वो है आपका सबसे गर्म जिला है चूरू, ठीक है। चूरू की रेत है, बहुत गर्म है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो है आपका चूरू। चूरू जिला सबसे गर्म जिला है। आगे बढ़ते हम, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आपके पास केवल 1 सेकंड है, आपका समय समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में हम बात कर रहे हैं राजस्थान शासन प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी की। देखिए राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग अगर है तो कोई है तो वो है कोटा संभाग। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, यानी राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो वो है अरावली। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में विधानसभा की अगर मैं सीटों की बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200 सीटें कुल हैं। राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें हैं 200, और लोकसभा की सीटें हैं 25, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें हैं 10, ठीक है। विधानसभा की 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान में हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, आप लोगों ने नाम सुना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, यानी राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर जिले में, हाई कोर्ट जोधपुर ऐसा बोलते हैं ना, हाई कोर्ट जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर इसका हाई कोर्ट जोधपुर में। राजस्थान राजस्व मंडल जो है उसका भी जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है, यानी कि राजस्थान राजस्व मंडल जो है वो अजमेर में स्थित है। और इसके गठन की अगर बात करें, अगर पूछ ले कि राजस्थान राजस्व मंडल का गठन कब हुआ है, तो 1/1/1949 को इसका गठन हुआ है, और ये अजमेर के अंदर स्थित है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको मिलता है 1 सेकंड का, आपका समय समाप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर लिए राजस्थान की शासन प्रणाली में हम बात करें तो राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह जो है,
राजस्थान में एक ही परमाणु विद्युत गृह है, वो भी रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखिए रावत बाटा जो है, रावत बाटा है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है और राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह है वो रावत बाटा है और चित्तौड़ के अंदर ये स्थित है। 1959 में 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1959 के अंदर की गई थी। अच्छा, कहाँ की गई थी? नागौर के अंदर। 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी नागौर जिले के अंदर। राजस्थान में स्थित हवाई अड्डे, राजस्थान में जो हवाई अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में जो हवाई अड्डे हैं वो जयपुर में है, उदयपुर में है, आपका जोधपुर के अंदर है, कोटा में है, जैसलमेर, बीकानेर और अभी हाल ही में किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। देखिए जयपुर जिला है, ठीक है, आपको पता है, उदयपुर भी जिला है, जोधपुर भी जिला है, कोटा भी जिला है, जैसलमेर और बीकानेर भी जिला है। किशनगढ़ जिला है या नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दें, हमें पता चल जाएगा आप लोग कितनी स्टडी कर रहे हैं। तो राजस्थान में स्थित जो हवाई अड्डे हैं वो जयपुर के अंदर हवाई अड्डा है, उदयपुर में है, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर और किशनगढ़ में है। जी हाँ, किशनगढ़ में अभी हाल ही में हवाई अड्डा स्थापित किया गया है और किशनगढ़ जो है वो अजमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर जिले में है। किशन लाल जी, ठीक है, ये किशन जी हैं, किशनगढ़ के जो किशनगढ़ है ये आपका अजमेर के अंदर है। राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग क्या है? राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग क्या है? सूती वस्त्र। ठीक है, सूती के वस्त्र ही पहनते हैं, सूती राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा। राजस्थान में एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि खुला विश्वविद्यालय है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसा बोलते हैं ना, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे? कोटा के अंदर है और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करने वाले, देखिए ये तो आपके हो गए बोरिंग वाली चीजें जो आपने बोरिंग करी है। अब देखिए हम लोगों ने राजस्थान की जो शासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी वो हमने पढ़ लिया है, इनको हम स्किप करेंगे, इनको हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको अभी नींद आ जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि 7 बजे आप आते ही अभी बैठ जाएं और नींद निकालने लग जाएं। तो नींद निकालेंगे अपन थोड़ी देर बाद, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान में जो झीलें हैं, ताकि आपको थोड़ा खट्टापन या मीठापन लगे तो आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे रहे। तो अब हम पढ़ेंगे झीलें, उसके बाद हम लेंगे इन तीनों टॉपिक के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये राजस्थान के शासन और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी ये हमने आपको बता दी है। और देखिए हमारे पास और कमेंट्स आ रहे थे कि सर इतना इजी पेपर नहीं आएगा। तो देखिए पहली बार एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या पेपर बिल्कुल इजी आएगा या बिल्कुल फाड़ू आएगा या फिर कैसा आएगा। तो आप लोगों को देखिए उल्टा सीधा एक समान चारों तरफ से आपको पढ़ना है, जहाँ से जो मिले वहाँ से वो पढ़ लीजिए। और मैं आपको केवल इसी टाइप से बताने वाला हूँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप बुक्स लाइए, बुक से पढ़िएगा। और यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे, यहाँ से आप सिंपली ये चीज़ें पढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि एएनएम को इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिकल की जो है सेक्टर की वो नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। और ये देखिए शासन प्रशासन संबंधी आपका काम पड़ता रहता है, गांव के अंदर भी आपको जाना होता है ना, पंचायत लेवल पे भी सारी चीज़ें होती है, तो उतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। खैर चलिए चलते हम आगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम झीलों के बारे में। देखिए झील, अब हम पढ़ लेते हैं राजस्थान में झील के बारे में। देखिए झीलें खारे पानी की झील भी होती है और मीठे पानी की होती है। देखिए पानी दो प्रकार का ही होता है जो हम पीते हैं, या तो अब खारा लगता है या फिर मीठा लगता है। झीलों की अगर मैं बात करूं, उससे पहले अगर मैं पानी की बात करूं तो देखिए राजस्थान देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है, हमेशा से करता आया है, करता रहा है। ठीक है, भारत में कृषि योग्य क्षेत्र का अगर मैं बात करूं तो लगभग 13.88% जो है जनसंख्या का यानी कि लगभग 5% होगा। और देश के पशुधन का लगभग 11% है।
लेकिन इसमें केवल 1% के आसपास 1.16% जो सतही जल है और 1.70 जो है भूजल है। यानी कि इस प्रकार लगभग 10% जो भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग 1% जल संसाधन है। यानी कि कुल मिला के पानी की बहुत कमी रहती है। मैं बात करूं राजस्थान की झीलों के बारे में, तो देखिए झीलों की नगरी की अगर बात करूं तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर कही जाती है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की झीलों की नगरी किसे कहते हैं, कमेंट कीजिएगा आप कि राजस्थान की जो झीलों की नगरी है वो तो उदयपुर कहलाती है। लेकिन भारत की अगर पूछ लिया आपको कि भारत की झीलों की नगरी कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर देता हूं इसके बाद। तो राजस्थान में जो झीलें हैं वो हैं 2 प्रकार की झीलें। देखिए राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी की 2 प्रकार की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है, यानी कि खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं उनसे क्या तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। और मीठे पानी की जो झीलें हैं, अब मीठे पानी की है तो मीठा पानी तो हम पीते हैं, नमक का पानी तो हम नहीं पीते हैं। नमक का पानी कब पिया जाता है, आप कमेंट कीजिएगा, इसका भी आंसर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। तो राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी की 2 प्रकार की झीलें। खारे पानी की झीलों को से नमक तैयार किया जाता है और मीठे पानी की जो झीलें हैं वो पानी पीने एवं सिंचाई के काम में आता है। ठीक है, मीठे पानी की जो झीलें हैं उसका पानी हम पीते भी हैं और वो पानी सिंचाई के काम में भी आता है, क्योंकि खारे पानी से सिंचाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये राजस्थान की झीलें हैं। अब देखिए झीलों के बारे में हम बात करें, झीलें कौन सी होती है, जैसे आपने नदियाँ पढ़ी होगी, तालाब पढ़े होंगे, नाले पढ़े होंगे। तो झील आखिर होती क्या है, झील कहते किसे, तो देखिए जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है, यानी कि चारों तरफ स्थल खंड होते हैं उससे घिरा हुआ होता है, वो झील कहलाती है। या फिर सामान्य रूप से झील भूतल के वह विस्तृत गड्ढे हैं जिसमें जल भरा हुआ रहता है। यानी कि झीलों का जो जल होता है प्राय स्थिर होता है, यानी कि ठहरा हुआ पानी होता है। ठहरे हुए पानी में झीलों का जो स्तर होता है वो क्या होता है, प्राय स्थिर होता है। यानी कि झीलों का स्तर, जो जलों का जो स्तर होता है झीलों का, वो क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये झीलों के बारे में है। मैंने आपको बोला था कि जो राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर है और भारत की झीलों की नगरी कौन सी है, श्रीनगर। ठीक है, भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। खारे पानी को नहीं पिया जाता है, खारे पानी से केवल नमक तैयार किया जाता है और मीठे पानी को पिया जाता है और उसकी सिंचाई के काम में भी आता है। खारे पानी जो है वो कब पिया जाता है, देखिए शादी के टाइम पे क्या होता है, जब दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने के लिए, तो जो दूल्हे की सालियाँ होती है ना, वो जो दुल्हन को जब लेने जाते हैं तो खारा पानी लेके आ जाते हैं। हो सकता है कि रस्म हो और सभी जगह नहीं निभाई जाती हो, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो वो खारा पानी पिलाया जाता है। पानी ऐसा ही होता है लेकिन ऐसा रस्म होती है एक। तो खैर खारे पानी और मीठे पानी की ये झीलें हैं। तो इन झीलों के बारे में हम बात कर लेते हैं अब कि खारे पानी की कौन सी झीलें हैं और मीठे पानी की कौन सी झीलें हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, राजस्थान में जो मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम अब आपको इसको बड़ा कर लेते हैं, तब भी आपको दिखेगा। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं और किस प्रकार की और कितनी झीलें। झील का नाम इधर लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिएगा इस जगह पे, और महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसके वो इसमें यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालसमंद जो झील है। बालसमंद झील है, देखिए जोधपुर जिले में स्थित है। बालसमंद कहाँ स्थित है, जोधपुर जिले में बालसमंद झील है। बालसमंद झील की अगर मैं बात करूं तो ये झील जोधपुर के उत्तर में स्थित है तथा इसका पानी पीने के काम में आता है। मीठे पानी की है तो ऑब्वियस पीने के काम में आएगा। पुष्कर झील अजमेर जिले के अंदर स्थित है। पुष्कर झील यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर, यानी कि पुष्कर जो है वो अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसके उपनाम, यानी कि इस पुष्कर जो झील है इसके बहुत सारे उपनाम हैं, यानी कि इसको बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर झील को। ठीक है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ पुष्कर, सबसे पवित्र झील पुष्कर, प्रदूषित झील
यानी कि सबसे पवित्र झील भी है और प्रदूषित झील भी। अभी देखिए बहुत प्रदूषित कर दिया गया है इस झील को, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। तो देखिए सबसे पवित्र झील भी यही है और प्रदूषित झील भी यही है। कोकान तीर्थ बावन घाटा झील, बावन घाटा झील भी पुष्कर ही है क्योंकि यहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं, ठीक है। और नहाने के लिए जो है वो 52 घाट यहाँ बने हुए हैं। और अर्धचंद्राकार झील, अर्धचंद्राकार, इसका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार सॉरी अर्धचंद्राकार टाइप से है। यानी कि देखिए अगर पुष्कर झील के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, उपनाम याद रखो। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर को। हिंदुओं का 5वां तीर्थ कौन सा है? पुष्कर। सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर। कोंकाण तीर्थ कौन सा है? पुष्कर। 52 घाटा झील किसे कहा जाता है? पुष्कर। अर्धचंद्राकार झील कौन सी है? पुष्कर, ठीक है। और इसके तीनों और पहाड़ियां हैं, यानी कि इस झील के तीनों तरफ क्या है? पहाड़ियां बनी हुई, तथा इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। झील के चारों ओर स्नान घाट बने हुए हैं। यहाँ एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, यानी कि इस पुष्कर में पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर हर साल मेला लगता है। पुष्कर में हर साल मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये पुष्कर झील के बारे में डिटेल हो गई। आप चाहे तो स्क्रीन से ले लीजिए, नहीं तो PDF आपको इसका जो हलवा है आपको मिल जाएगा, बाद में आराम से बैठ के खा लीजिएगा। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, कोलायत झील जो है बीकानेर, बीकानेर जिले के अंदर कोलायत झील है। यह झील कोलायत में स्थित है जो कि बीकानेर से लगभग 45 यानी कि 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो NH50 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 15 पर स्थित है। और इसका उपनाम जो है वो मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी, इस जो कोलायत, जो बीकानेर के अंदर कोलायत झील है, इसको मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। ये झील कोलायत में स्थित है जो बीकानेर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। NH15 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 15 यानी कि हाईवे पर ही है ये कोलायत बीकानेर झील। अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत अच्छा सुंदर उद्यान है, आप जाए और देख कर आए। यहाँ पर देखिए कपिल मुनि का एक आश्रम बना हुआ है, तथा यहाँ पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है और हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। ये कोलायत बीकानेर के अंदर जो है झील है और मीठे पानी की झील है। अब बात करेंगे हम नक्की झील जो कि सिरोही के अंदर है। देखिए माउंट आबू का नाम आपने सुना होगा, माउंट आबू जो है, माउंट आबू के अंदर ही वहाँ पे ऊपर नक्की झील बनी हुई है और ये सब मैंने देखी है। जी हाँ, आप कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखी है, मैं जाके आया हूँ यहाँ पे। तो ये नक्की झील है, सिरोही जिले के अंदर है। और ये देखिए ये एक प्राकृतिक झील है। नक्की झील क्या है? यह एक प्राकृतिक झील है और ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है तथा माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है ये नक्की झील और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, लगभग 1200 मीटर ऊंची है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है जो कि 1200 मीटर ऊंची है। यह एकमात्र ऐसी झील है जो जम जाती है, जमती है। जमती का मतलब समझ आया? यानी कि ठंड में ये जो झील है सॉरी, ये जो झील है ये जम जाती है, यानी कि इसका जो पानी है वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है इस झील का पानी। और हाँ, जमती हुई झील को मैंने भी देखा है, ठीक है। तो यह एकमात्र ऐसी झील है जो जम जाती है, जमती है। इस झील के पास 3 चट्टानें हैं, इनका भी जिक्र किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नक्की झील के पास 3 चट्टानें, उनके नाम क्या है? नंदी रॉक, टॉड रॉक और नन रॉक। ये जो झीलें हैं, इस झील के पास जो 3 चट्टानें, उनके ये नाम है। ये झील जो है लगभग 35 मीटर गहरी है, यानी कि गहराई की अगर बात करें तो इस झील की जो गहराई है वो लगभग 35 मीटर है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 6 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चल जाता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, मुझे दिखता है यहाँ पे। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों की अगली बात कर रहे हैं हम, राजसमंद। देखिए राजसमंद ही झील का नाम है और ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। यानी कि राजसमंद जिले की अगर मैं बात करूं तो ये उदयपुर से लगभग 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन, देखिए राजसमंद के अंदर ही कांकरोली है, वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही स्थित है, जो कि
6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद है और राजसमंद के अंदर कांकरोली रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही ये स्थित है। 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी ये बनी हुई है। इस झील का निर्माण हुआ था 1662 के अंदर। इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजसमंद झील का निर्माण 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। यह गोमती नदी पर स्थित है और झील का पानी पीने एवं सिंचाई के काम में आता है। इस झील का जो पानी है वो पीने के काम में भी आता है और इस पानी को सिंचाई के लिए भी छोड़ा जाता है। इस झील का जो उत्तरी भाग है वो नौ चौकी के नाम से विख्यात है। देखिए यहाँ पे एक नौ चौकी बनी हुई है, वो नौ चौकी के नाम से विख्यात है। बहुत अच्छी जगह है जहां पर संगमरमर की 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है। देखिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ ये भी देखी है मैंने, ठीक है। सॉरी, इस झील का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी साइड का जो भाग है वहां पे नौ चौकी बनी हुई है, यानी कि इस जगह को नौ चौकी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे संगमरमर के 25 शिलालेख हैं। उन सभी शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखवाई गई है। इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो कंफ्यूजन है ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में इतिहास लिखा हुआ है और यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? राज प्रशस्ति है। अब कंफ्यूजन क्या है ये मैंने नोट लिखिए आप। राय प्रशस्ति जूनागढ़ बीकानेर में है, ठीक है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति तो है राजसमंद के अंदर, जिसपे मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन अगर राय प्रशस्ति के बारे में पूछे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, राज प्रशस्ति और राय प्रशस्ति दोनों में अंतर है। ये राज प्रशस्ति है और ये राय प्रशस्ति है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं। वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से अरे राज प्रशस्ति सर ने बताया था, खट से जोड़ के आ जाओगे, फिर पता चलेगा तो राज था या राय था, ठीक है। तो राज प्रशस्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी यहाँ है और राय प्रशस्ति अगर पूछा जाता है तो वो जूनागढ़ जो है बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, वहाँ पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलीसेड झील जो है वो अलवर के अंदर स्थित है। फिर से मैं मेरा फेवरेट कलर येलो ले लेता हूँ। ओके, यह सिलीसेड जो है यह एक प्राकृतिक झील है, सिलीसेड झील, तथा दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। सिलीसेड झील जो है दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है सिलीसेड अलवर झील। मीठे पानी की झीलों में अगली झील आती है अपने पास पिछोला उदयपुर झील। उदयपुर में पिछोला झील जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बीच में देखिए दो टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास, दो सुंदर महल बने हुए हैं। ऐसा पूछा जा सकता है जग मंदिर और जग निवास जो है वो महल कहाँ पे बने हुए हैं? तो पिछोला झील में बने हुए हैं। पिछोला झील जो है बहुत बड़ी झील है, उसके अंदर देखिए टापू बने हुए हैं छोटे छोटे, है ना। तो उसके अंदर दो टापू है, उन टापुओं पर क्या है? जग मंदिर और जग निवास, दो सुंदर महल बने हुए हैं और महलों का जो प्रतिबिंब है वो झील के अंदर पड़ता है। देखिए झील जो महल है वो ऊपर बने हुए हैं और उनका जो प्रतिबिंब है वो झील का जो पानी है उसके अंदर पड़ता है और बहुत अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। इस झील का निर्माण जो है राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था, जो कि 14वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। बाद में इसे उदय सिंह ने ठीक करवाया था, ठीक है। झील का निर्माण तो करवाया था राणा लाखा ने और इसका जो रिनोवेशन का जो काम था वो 14वीं शताब्दी के अंत में उदय सिंह ने इसका निर्माण इसको ठीक करवाया था। ये झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। ये जो झील है 7 किलोमीटर चौड़ी है, पिछोला झील उदयपुर। जयसमंद उदयपुर, जयसमंद जो झील है वो भी उदयपुर में स्थित है। देखिए
टॉपिक अपने पास इतने सारे हैं कि आप अगर साल भर भी इसको लेके बैठ जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसको बहुत फास्ट हमको लेके जाना पड़ेगा। एक बार सारी चीज़ें कवर हो जाए उसके बाद एक धुआंधार क्लास अलग से रख लेंगे, लेकिन आपको फास्ट भागना पड़ेगा। मैं आपको ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं समझाऊंगा, केवल आपको सामने जो लिखा है वो आप समझ लीजिए। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और इससे शॉर्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा शॉर्ट देखोगे तो फिर देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए मैं फास्ट निकलूँगा, इसलिए निकलूँगा कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। आप जितना नोट्स लिख पाएँ उतना लिख लें। तो जयसमंद उदयपुर के बारे में मैं बता देता हूँ। ये भी उदयपुर ज़िले में स्थित है। जयसमंद झील, पिछोला झील उदयपुर में है, जयसमंद झील भी उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तथा इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। जयसमंद, जयसमंद झील किसने करवाया था? जय सिंह ने। उदयपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण राजा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। बांध 300 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। झील का लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। झील जो है 15 किलोमीटर तो लंबी है और 8 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें करीब 8 टापू है। कितने टापू है इसके अंदर? देखिए यहाँ पर 2 टापू थे पिछोला झील में, जिसमें जग मंदिर और जग निवास बने हुए थे, सुंदर महल है वो। और इसमें करीब 8 टापू है जिसमें भीलों एवं मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। यानी कि भील और मीणा जाति के लोग यहाँ पे इस टापुओं में रहते हैं। लगभग 8 टापू है, क्योंकि देखिए बहुत लंबी है ना, 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है, तो बहुत बड़ी जगह है ये। इस झील को श्यामपुर तथा बाट नहरें बनाई गई हैं। इन नहरों की लंबाई क्रमशः से 324 किलोमीटर और 125 किलोमीटर है। झील में स्थित बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। इसमें एक बड़ा टापू है, उस टापू का नाम रखा है बाबा का भांगड़ा, और छोटे टापू का नाम है प्यारी। देखिए छोटे का नाम तो प्यारी ही रखा जाता है ना, बड़ा होता है वही करता है भांगड़ा। तो इसलिए बड़े से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बड़े टापू है, यानी कि झील में स्थित जो बड़े टापू है, बड़े वाले टापू, उसमें एक टापू का नाम क्या रखा है? बाबा का भांगड़ा, और जो छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, हम भागते हैं आगे। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें और भी हैं। झीलें अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन सर बहुत ज़्यादा हो गई है झीलें, कैसे याद करेंगे इतनी सारी झील को? मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स है जो आगे एक ख़त्म होने के बाद मैं बता दूंगा कि आपको ये सारी झीलों में से क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए कौन से मीठे पानी की, कौन से खारे पानी की झीलें हैं, बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर है उदयपुर के अंदर, ठीक है। देखिए मैंने सीक्वेंस लिया है, उदयपुर एक साथ ही किया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। फतेह सागर है वो भी उदयपुर में, यह पिछोला झील से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। जो पिछोला झील हमने पढ़ी थी उदयपुर के अंदर, उससे 1.5 किलोमीटर दूर ये झील है फतेह सागर झील। इसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था। नामों में कोई कंफ्यूजन ना रखें, लेकिन देखिए लगभग नाम वही होते हैं जो जिसके नाम पे होता है, समझ रहे हो ना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके द्वारा करवाया जा रहा है, तो आप क्यों ना आपका नाम ही रख दो उसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, समझिए। तो राणा फतेह सिंह थे, उन्होंने फतेह सागर बनवा दी, समझिए। ऐसे ही जितने भी अगर कोई ऐसे नाम आएंगे किसका निर्माण किसने करवाया था, तो मिलता जुलता आपको नाम मिल जाएगा। उदय सागर उदयपुर के अंदर, ये उदयपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील का निर्माण देखिए उदय सिंह ने करवाया था। अब आ जाते हैं अपन अजमेर में, ठीक है। उदयपुर के बाद हम पहुंच गए हैं आना सागर झील में, अजमेर में। ये झील तो आपने देखी ही होगी, और उदयपुर गए तो लगभग सारी झीलें आपने देखी। 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण अजमेर के जमींदार जो आना जी जो थे, उन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। ये अजमेर में स्थित है और ये 2 पहाड़ियों के बीच में बनाई गई है, तथा इसकी परिधि की अगर बात करें तो वो 12 किलोमीटर है। जहांगीर ने यहाँ एक दौलत बाग बनवाया है, तथा शाहजहां के शासनकाल में यहाँ एक बारादरी का निर्माण हुआ है। जहांगीर ने तो यहाँ पे एक दौलत बाग का निर्माण करवाया था इस आना सागर झील में, ठीक है। और पूर्णमासी की रात को पता नहीं कब खत्म होगी मेरी खांसी। पूर्णमासी की रात को चांदनी
में यानी चांदनी जब रात होती, पूर्णमासी की रात में जब काली घटा छाती है, तब ये झील एक सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। यानी कि उस चांदनी रात में इस झील को देखने का दृश्य ही अलग होता है। ठीक है, आना सागर झील अजमेर। फॉय सागर झील अजमेर, फॉय सागर जो है वो भी अजमेर में स्थित है। ये भी एक प्राकृतिक झील है और अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1891 और 92 के बीच में किया गया था, जब अकाल राहत के समय फॉय नामक अंग्रेज, देखिए अकाल पड़ा था इस समय में, जब फॉय सागर नामक अंग्रेज, फॉय है ना, नाम से पता चलता है ना, फॉय अंग्रेजी है, अंग्रेज है ना, फॉय नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। यहाँ जल स्तर बढ़ जाने पर इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। देखिए फॉय सागर जो झील है वो थोड़ी छोटी है, तो जब क्या होता है फॉय सागर के अंदर क्या जल का स्तर बढ़ जाता है, तो इस जो फॉय सागर झील है इसका जो पानी है वो कहाँ भेज दिया जाता है, आना सागर झील के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि इसकी परिधि कितनी 12 किलोमीटर है। तो ये इस पानी को फॉय सागर झील का पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है कायलाना झील या फिर प्रताप सागर जोधपुर। देखिए जोधपुर के अंदर झील है, उसका नाम है कायलाना झील या फिर इसको प्रताप सागर झील भी बोला जा सकता है। इसका आधुनिकीकरण की बात करें तो 1872 के अंदर प्रताप द्वारा किया गया था। प्रताप सागर झील का आधुनिकीकरण प्रताप द्वारा किया गया था। यहाँ पर माचिया सफारी पार्क है। देखिए माचिया सफारी जो पार्क है इसके बारे में आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। माचिया सफारी पार्क जो है वो है जोधपुर कायलाना झील है वहाँ पे स्थित है। इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर का जो है पानी आता है। इस झील के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना जो चलती है उसका पानी इस झील के अंदर आता है। नेक्स्ट सांबर झील। सांबर झील की हम बात करें तो देखिए सांबर कहाँ पे है, ये जयपुर फुलेरा। सांबर झील थोड़ा सा आप इसको समझने वाली चीज़ है। देखिए सांबर झील का अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो उसको हमेशा आपको आंसर जयपुर फुलेरा ही करना है। लेकिन देखिए जयपुर फुलेरा के अंदर कहाँ है सांबर झील, जयपुर फुलेरा के अंदर है, लेकिन यह जयपुर फुलेरा अजमेर एवं नागौर में स्थित है। यानी कि देखिए नागौर अजमेर और फुलेरा इन तीनों को कवर करती है सांबर झील, लेकिन माना इसको कहाँ जाता है, फुलेरा के अंदर। फुलेरा जयपुर का एक अलग से शहर है, जयपुर जिले के अंदर है फुलेरा। ठीक है, फुलेरा जंक्शन है, फुलेरा जंक्शन है ना। ये झील जयपुर फुलेरा अजमेर नागौर में स्थित है, लेकिन आप फुलेरा ध्यान रखें, जयपुर फुलेरा। यह 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी 1964 में स्थापित की गई, जिसके द्वारा 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है और इसमें रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथ्या आदि नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है यहाँ पे कायलाना झील, प्रताप सागर, जोधपुर। ठीक है, यहाँ तक जितनी भी झीलें थी, यहाँ तक ये एंड है अपना, यहाँ तक जो झीलें हैं वो सारी इन झीलों का जो पानी है वो पीने योग्य है और सिंचाई में काम में लिया जाता है। यानी कि ये मीठे पानी की झीलें थी सारी, है ना। अब मीठे पानी की झील खत्म हो गई है, अब हम बात कर रहे थे खारे पानी की, है ना। यहाँ से जो है मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, आपको पता रहेगा। ये खारे पानी की झीलें हैं, जो यहाँ से खारे पानी की झीलें स्टार्ट हो रही। देखिए ऊपर मैंने हेडिंग डाला है आपको समझने के लिए, कोई कन्फ्यूज़न वैसे नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। ठीक, ओके, ठीक है। तो खारे पानी की जो झील है वो सांबर झील है। देखिए सांबर झील का आंसर आप याद रखिएगा, फुलेरा के अंदर है ये। ठीक है, 150 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी 1964 में स्थापित की गई थी। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी कब स्थापित हुई थी, 1964 में हुई थी। कहाँ हुई है, सांबर लेक के यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 8.7% नमक का उत्पादन यहाँ से किया जाता है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यार पद्धति से किया जाता है। किस पद्धति से किया जाता है, क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। और इस झील की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर रूपनगढ़, खारी,
खंडेला, मैथ्या जो नदियां हैं उनका पानी इसके अंदर मिलता है। पंचभद्रा की बात करें तो पंचभद्रा है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। ये बाड़मेर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। यह पंचाबील, देखिए पंच मतलब पंचा, पंचाबील नाम का एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और यहाँ नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नमक में क्या पाया जाता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? समझ गए ना? तो यहाँ के जो नमक है उसके अंदर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और ये खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक है। यहाँ पर नमक खरवाल जाति, जो खरवाल जाति है उनके द्वारा मोरनी और जाड़ी की टहनी से रेस्ता पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के नमक को हम खाते हैं। और पंचभद्रा जो झील है वो 98% सोडियम क्लोराइड इस यहाँ के नमक में पाया जाता है और ये खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक होता है। और यहाँ के जो नमक है वो खरवाल जाति, यानी कि पंचभद्रा झील में नमक को जो बनाने का जो काम है या जिस जो नमक निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? खरवाल जाति के जो लोग हैं वो करते हैं। और देखिए मोरनी जाड़ी जो होती है उनकी टहनियों से इनको इकट्ठा किया जाता है और रेस्ता पद्धति है उसके द्वारा इस नमक को तैयार किया जाता है। पंचभद्रा झील बाड़मेर। डीडवाना झील, डीडवाना है नागौर के अंदर, ठीक है। डीडवाना झील नागौर, ये झील नागौर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4 किलोमीटर है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ये नमक खाने योग्य नहीं है, ये नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना का जो नमक है नागौर का वो खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर नमक ब्राइन पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। ब्राइन पद्धति द्वारा इस नमक को तैयार किया जाता है। यहाँ नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। यहाँ पे जो नमक बनाने वाली संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैं नावा झील के बारे में। देखिए ये उत्तर पश्चिम भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है। नावा जो झील है वो उत्तर पश्चिम भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है जो नागौर में स्थित है। यहाँ पर आदर्श लवण पार्क उत्पादन केंद्र की स्थापना 2010 में की गई थी। यहाँ पे एक उत्पादन केंद्र की स्थापना हुई थी जिसका नाम है आदर्श लवण पार्क उत्पादन केंद्र, ठीक है। उसकी स्थापना हुई 2010 में, ठीक है। ये रही आपके खारे पानी की झीलें। इसके अलावा और भी बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, जैसे लुणकसर है बीकानेर के अंदर, ताल छापर है सुजानगढ़ चूरू में, कावोद है जैसलमेर के अंदर, डेगाना है नागौर के अंदर, रेवासा है सीकर के अंदर, फलोदी है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। राजस्थान में जो मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें हैं ये दोनों हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया है, सर अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी खारे पानी की झील है? अगर आपके सामने आ गई कावोद झील तो आप कैसे पता लगाएंगे कि सर ये खारे पानी की है या ये फिर मीठे पानी की है, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले जीके, तो आपको बहुत सारी टिक्स के बारे में पता होगा। तो खारे पानी की और मीठे पानी की जो झीलें हैं ये हमने सारी पढ़ ली हैं और आप नोट्स बनाते जाइएगा। ये आपको ये हलवा मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए राजस्थान में जो मीठे पानी की जो झील है, ठीक है, जो झीलें अपने पड़ी हैं ऊपर, और बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो मैंने छोड़ भी दी है, इसलिए छोड़ दी है कि उनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन नाम आपको मैं ट्रिक में बता दूंगा। तो आप ऐसा ना बोले कि सर ट्रिक में तो नाम आ गया और ऊपर तो पड़ी नहीं है। तो बहुत सारी झीलें बेटा, इतनी सारी पढ़ोगे तो फिर आप नहीं पढ़ जाओगे, ठीक है। तो आपको केवल ऊपर का हलवा चाहिए, आपको खाली नॉर्मल चीज़ें याद रखें। चलिए चलते हैं हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की तरफ। ट्रिक की अगर बात मैं करूँ तो ट्रिक क्या है? उमा ने पूछा, कोई उमा है क्या? अगर उमा है तो कमेंट करके बताया कि यहाँ पे हमारे साथ उमा भी स्टडी कर रही है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उमा जो है उमा ने पूछा, फूफा जी कल आप बापू से नाराज क्यों हो गए? समझ में आ गया? उमा जो है उसने फूफा जी से क्या पूछा? कल आप बापू से, बापू मतलब पिताजी, है ना। उमा एक नाम है, आप याद रखिएगा। आपकी कोई फ्रेंड का नाम याद रख लीजिएगा, नहीं है तो आपकी कोई भी फ्रेंड को उमा बना दीजिए, ठीक है। उमा ने पूछा, फूफा जी कल आप बापू से नाराज
क्यों हो गए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको ट्रिक आपको याद रखनी है। उमा ने पूछा फूफा जी कल आप बापू से नाराज क्यों हो गए। उमा ने पूछा फूफा जी कल आप बापू से नाराज क्यों हो गए, क्या हो गया ऐसा, अब क्यों नाराज हुए उसके बारे में हम बात करें। ऊ से हो गया उदय सागर, माँ से हो गया मोती झील, ये चाल लिखा हुआ है लेकिन ये झील है। ठीक है, ने नक्की झील, पूछा पिछोला पी पू पा, समझ गए, पूछा पिछोला झील, फू फतेह सागर, फा फोय सागर अपन ने पढ़ी है ना, जी जय समंद, कल कोलायत, कल कोलायत कोलायत। ठीक है, आप से हो गया आना सागर। ठीक है, आना सागर पहला वर्ड लेना है आपको, है ना। बा बाल समंद, पू पुष्कर, से सिलीसेड, ना नंद समंद, राज समंद, क्यों कायलाना, गए गेप सागर, हो मैंने काट दिया है पहले ही, मुझे पता था आप लोग पूछेंगे सर हो तो आया नहीं इसमें, तो हो को हमने पहले ही काट दिया है। कुछ चीज़ें होती है जो साइलेंट होती हैं, जो इंग्लिश पढ़ी ना आप लोगों ने, कुछ बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को साइलेंट रखना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उमा ने पूछा फूफा जी कल आप बापू से नाराज क्यों हो गए, है ना। तो बापू इसलिए नाराज हुए थे कि बच्चों को समझाना था कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कि कौन सी है कहाँ है। ठीक है, तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट से लिख दीजिए, उमा ने पूछा फूफा जी कल आप बापू से नाराज क्यों हो गए थे, और ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मीठे पानी की झीलों की ट्रिक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट, पहले आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके बाद देखते हैं, मुझे पता है तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें की बात करें तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू तो कुत्ता ही फाड़ेगा भैया, कुत्ते को तो दिखना चाहिए कि किस चीज को फाड़े, बस कुत्ते की तो आदत ही फाड़ने की होती है, बस कुत्ता, साड़ी दिखी नहीं कुत्ता फाड़े नहीं, तो साड़ी का पल्लू, साड़ी का फूल रे, वो गाना आया था ना, कभी मैच किया रे कभी छोड़ दी, तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ठीक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े तो कुत्ते को आप भगा दे, कुत्ते को नहीं फाड़ना देना है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब मैं आपके लिए बात कर लेता हूँ, सा से हो गई सांबर, डी से हो गई डीडवाना, का से होगी कावोद झील, और पै से होगी पंचभद्रा, लल्लू लुल्लू, ठीक है, लूण कर्ण सर। ठीक है, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, और फै से फलोदी, और डेढ़ से डेगाना झील। ठीक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, सांबर डिडवाना, का से कावोद, पै से पंचभद्रा, ले से लल्लू, लल्लू का मतलब लूण कर्ण सब। ठीक है, कुचामन ताल छापर, फै से फलोदी, और डे से डेगाना। ठीक है, ये हो गई आपके ट्रिक, और यहाँ हमारी समाप्त होती है जो झीलों के बारे में हमने पढ़ा है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आगे के जो पॉइंट्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास रह गया अब राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम क्या हैं, और राजस्थान राज्य के प्रमुख नगर व उनकी स्थापना करने वाले संस्थापक कौन है। तो आज हमने पढ़ लिया है राजस्थान की शासन प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, और राजस्थान में झीलें जो हैं खारे और मीठे पानी की सारी हमने पढ़ ली है। तो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं इसी समय पर, आप इंतज़ार करिएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।